गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग NCERT के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 में वर्णित है परिवार और समुदाय। आपको बता दें कि परिवार और समुदाय यह चैप्टर आपको मुख्य रूप से मेन या मुख्य परीक्षा में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। खास करके समुदाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं मेन में, यूपीपीसीएस में भी और बीपीएससी में भी। बीपीएससी में तो कम, लेकिन यूपीपीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप एक विचारधारा या आप अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहते हैं तब यह आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। परिवार और समुदाय क्या है और किस प्रकार प्राचीन समय से वर्तमान समय में इसका स्वरूप आया। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसको आप लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परिवार और समुदाय। परिवार और समुदाय से संबंधित तिरुवल्लुवर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। यह कथन किसका है? तिरुवल्लुवर का है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं खास करके यूपीपीसीएस में, यूपी के अन्य एग्जामों में भी और बिहार में भी देखने को मिलता है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है और दूसरा हम लोग जानेंगे समुदाय क्या है और इसकी क्या भूमिका है। परिवार की बात करें तो हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं, जैसे संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन तथा चचेरे भाई और बहन। यह संयुक्त परिवार में रहते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि संयुक्त परिवार, और गांव में ये ज़्यादा देखने को मिलता है संयुक्त परिवार इकाई। लेकिन आप शहरों में जब आएंगे तो वहाँ एकल परिवार दिखाई देता है। और एकल परिवार में एक दंपत्ति और उनकी संतान होती है। दंपत्ति से यहाँ पर है पति और पत्नी, तथा कई बार यह अकेली माता या पिता और अनेक बच्चों तक सीमित रहता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आम अवधारणा है कि एकल परिवार अर्थात एक दंपत्ति और उनके संतान, दैट मीन्स माता पिता और उनके संतान, एकल परिवार के अंतर्गत यह एक आम अवधारणा लोगों में है कि एकल परिवार के अंतर्गत यही आते हैं। लेकिन यह पूछा जा सकता है, खास करके अगर आप लोग बीपीएससी टीचर का एग्जाम देंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अकेली माता और उनके बच्चे या अकेले पिता और उनके बच्चे, ये भी आते हैं एकल परिवार के अंतर्गत। आगे देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है। दैट मीन्स अंग्रेजी भाषा में आप देखेंगे कि अगर कजन कह दिया तो कजन में जो है मामा का भी, ममेरा भाई भी, चचेरा भाई भी और जो है फुफेरा भाई भी, सब कजन के अंतर्गत आ जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंध के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं है। जबकि आप वहीं हिंदी में देखेंगे और तमिल में देखेंगे तो अन्य बहुत सारे शब्दों को बनाया गया है विभिन्न संबंधों के लिए पारिवारिक।
आगे देखते हैं इसी में, इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेद में देखे होंगे। देखिए पहला चैप्टर जो पढ़ा था हम लोगों ने। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, ताई, ताऊ, ताई, चाची, मौसी, नाना, नानी और अन्य बहुत सारे संबोधन होते हैं। कुछ भाषाओं जैसे तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए भी अलग शब्द है। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय भाषा में कजिन के लिए कौन सा शब्द है? अधिकांश भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कजन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है। इससे परिवार में सभी बच्चों के बीच गहरे संबंध का पता चलता है। आगे देखते हैं हम लोग कि इसकी भूमिकाएं और दायित्व क्या होती है परिवार की। तो परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और अंतर निर्भरता पर आधारित होते हैं। तो याद रखेंगे कि जब हम परिवार की भूमिका और दायित्व की बात करें तो परिवार में आपसी प्रेम ये भी एक भूमिका है और दायित्व भी है कि एक दूसरे से जो है हम सौहार्दपूर्ण और प्रेम पूर्वक रहें। वहीं एक दूसरे का देखभाल भी परिवार में होता है, सहयोग भी एक दूसरे से होता है और आत्मनिर्भरता भी दायित्व के रूप में आधारित होती है। परिवार के लिए सहयोग की बात करें तो सहयोग का अर्थ है एक साथ काम करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका और दायित्व होता है। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह परिवार के अन्य सदस्यों चाहे माता पिता हों या भाई बहन आदि की सहायता के लिए और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपराओं तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, दायित्व के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं हम लोग कि अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्रायः अपनी जरूरतों को त्याग देते हैं। बहुत सारे आप देखते होंगे खास करके गांव में कि जब जरूरत पड़ता है तो परिवार अपनी कुछ ज़रूरतों को या आवश्यकता पड़ता है तो परिवार अपनी ज़रूरतों को त्याग कर देता है और किसके लिए, तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ऐसा करता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि परिवार विद्यालय भी है और परिवार जब आप इसको सोचें बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे या बहुत सारे आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटी होगी या बहुत ऐसे जीवन में जो डेली बेसिस कार्य हुए होंगे जो आप परिवार से ही सीखे हैं, जैसे कि दान देना, सेवा करना और दूसरे की सहायता किस प्रकार करना, यह सभी बचपन में ही परिवार के माध्यम से सिखाया जाता है। तो विद्यालय के रूप में भी परिवार को समझा जाता है। वहीं आप देखेंगे कि शालिनी एक एग्जाम्पल, इसको यहाँ पर जो है एक कहानी के माध्यम से इस चीज को समझाया गया है। तो कहानी आप लोग अपने से खुद पढ़ लेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि आगे है आपको बताते चलें। दूसरी भी ये भी एक कहानी है
ये मेघालय की कहानी के जैसा है। आगे देखते हैं हम लोग अब समुदाय के बारे में कि समुदाय क्या है। यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परिवार के बारे में आप जितनी भी जानकारी प्राप्त की, यह सिर्फ 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन आगे भी जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा परिवार के बारे में हम लोग वृहद जानकारी हासिल करेंगे और एक सोशियोलॉजी के अंतर्गत परिवार को वृहद रूप से समझाया भी जाता है, जो कि आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, खास करके बीपीएससी टीचर में, तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं समुदाय के बारे में कि समुदाय क्या है और कैसे काम करता है। परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को समुदाय कहा जाता है। दैट मीन्स कि परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं परिवार के अन्य सदस्यों से, या कहें एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़े होते हैं और यही जुड़े लोगों का समूह समुदाय कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को समुदाय कहते हैं। विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ भी होते हैं। यहाँ पर हम जो समुदाय की बात कह रहे हैं या बता रहे हैं, यह आपको पारिवारिक संदर्भ में है, लेकिन जब आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ समुदाय अलग हो जाता है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ समुदाय अलग हो जाता है, इसी समुदाय का अर्थ। तो ये ध्यान में रखेंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इकोनॉमी में समुदाय कुछ लिखा हुआ है समुदाय के बारे में, पॉलिटी में कुछ और ज्योग्राफी में कुछ। तो ये अनेक सब्जेक्ट हैं और सबके अपने अर्थ भी हैं एक ही शब्द के। ये हम जो अभी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, यह पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने और मेले, विवाह, अन्य अवसरों के आयोजन पर। कुछ गांवों में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे को सहायता देने के लिए भी एक साथ आते हैं। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा और पानी, चारागाहों तथा वन उत्पाद जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर सहमत हुए। यह अनेक जनजाति समुदायों तथा कुछ ग्रामीण समुदायों में देखा गया है। आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदायों में भी कुछ सीमा तक इसे देखा जा सकता है। इस तरह अभ्यास, जिसे अलिखित नियम कह सकते हैं, ये समुदाय को संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि समुदाय और ग्राम बनाते हैं और वह नियम लिखित नहीं होता है, अपितु लिखित होता है, जिसे कि परंपरागत रूप से या प्रथाओं के रूप में हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यह समुदाय के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है और सुरक्षित पहुंचाया भी जाता है। परंतु इसका अर्थ भी है कि समुदाय के अंदर सभी परिवारों तथा व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो परिवार विशिष्ट कर्तव्य भी है। समुदाय अगर
का कुछ अधिकार है तो उसका कुछ कर्तव्य भी है। अगर वो नियम बना रही है तो उस नियम का पालन करने के लिए कुछ कर्तव्य का निर्वहन भी करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है समुदाय के रूप में। वास्तविक जीवन की उपरोक्त कहानियों से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। आइए वास्तविक जीवन की एक और कहानी का उदाहरण देखते हैं। 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद के एक क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमला परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि अन्य तो कभी विद्यालय गए ही नहीं थे। कमल ने अपनी नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी ही उनकी कक्षा में 150 बच्चे नियमित रूप से आने लगे और पढ़ाई में उनकी रुचि भी थी। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहां पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया, इन बच्चों के पास बैठने के लिए, आगे देखते हैं, बैठने के लिए समुचित बेंच नहीं है। कक्षाओं में पूरी तरह शांत नहीं है या शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहन काफ़ी शोर करते हैं। फिर भी वे अध्यापकों की बात पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। इसने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चे ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ना शुरू कर दिया। इनमें से एक ने बताया, हम वहां पढ़ने गए थे किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह आप देखेंगे कि यह दर्शाता है कि अपनी कक्षा में इस कहानी पर चर्चा कीजिए और यह क्या चीज को दर्शाता है, किस तथ्य को दर्शाता है, इस पर जो है आप लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि कमल परमार के प्रयास में कौन कौन से मूल्य प्रदर्शित होते हैं। उन वंचित बच्चों के बारे में सोचिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि समाज ने उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है? समाज को सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस तरह से आप देखेंगे ये एक सामुदायिक कार्य है और यह शहरों में देखा जाता है। कैसे किस प्रकार जो है समुदायों को बढ़ावा दिया जाता है। पिछले 30 से 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं। अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं। यह नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीजों को लेकर हो सकते हैं। इन समुदायों में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। अंततः समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियां किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाज में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों और समुदायों पर निर्भर होता है। तो ये भी आप लोग समझें कि जब हम शहरी समुदाय की बात करते हैं तो वो विभिन्न इकाइयों के रूप में होता है और वह एक दूसरे पर निर्भर होता है। इस तरह का अगर आप विचार को डेवलप करेंगे तो आपको मेन में मुख्य परीक्षा में लिखने में सहूलताएं होगी, आसानी आएगा। अब हम समझ सकते हैं कि समुदाय एक लचीली संकल्पना है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे एक जाति
या इसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों के समूह, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहलाता है। आपको ये बता दें कि इस तरह का समुदाय क्या है या समुदाय की परिकल्पना किस प्रकार है, और यह स्टेटमेंट ये दोनों जो है आपको दे दिया जाएगा, कूट के रूप में पूछ लिया जाएगा, खास करके बीपीएससी टीचर वाले एग्जामों में। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों में अगर बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान में रखें, क्योंकि पूर्व में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। जैसे आगे देखते हैं, इसी में दूसरे पॉइंट में उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय इत्यादि। यह सूची अंतहीन है। अपने विद्यालय में आप विभिन्न समुदायों का हिस्सा हो सकते हैं। निसंदेह आप कक्षा के साथ साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य समूह आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि समुदाय जो है वो ग्रामीण समुदाय अलग है और शहरी समुदाय अलग है, और दोनों में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज जो है आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत यहीं तक है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।